चलिए शुरू किया जाए। हाँ जी, तो कल क्लास थी? नहीं थी, कल संडे का छुट्टी था। ठीक है, कल भी क्लास नहीं होगी, मेरा पेपर है। और परसों क्लास थी, पढ़ी गए होगे सब। एक दो बच्चे नहीं आएंगे, होमवर्क हम बहुत सारा दिए थे, आपको याद है क्या? ये कौन है, वो कौन है, अरे नहीं दिए थे क्या? ये कौन है, वो कौन है, तो करके आए ही होगे। तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत तेज हो। ठीक है, तुम लोग को पढ़ने के लिए भेजे थे, पढ़े ग्रुप में? उसको 5 बार पढ़ना था। अच्छा, पढ़ लिए? अकेले में पढ़ो ना, जितना मैं अंग्रेजी दिखा रहे थे, अकेले में ही पढ़ना था उसको। ठीक है, अच्छी बात। वैसे वो तेज बच्चों के लिए नहीं था, वो गधे बच्चों के लिए था। ठीक है, दोज हु थिंक देमसेल्फ टू बी गधा, उनको पढ़ना था। ठीक है, बाकी कुछ लोग का चेहरा देख के लग रहा है उनको पता नहीं है, तो क्या बात हो रही है? गधा तेज, अरे देखो, हम तो नाम भी नहीं लिए, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्लास शुरू करते हैं। गर्मी अब लगभग खत्म हो गई है, ये लग रही है, तो जून वाली खत्म हो गई ना। जब भी आपका दिन खराब हो रहा हो, तो आप उन दिनों को याद किया करिए जो दिन बहुत खराब हुआ है। ठीक है, जब भी तुम्हारे हाथ गोड़ में दर्द हो, तो तुम क्या याद करोगे? तुम वो याद करो जब तुम बस जाने ही वाले थे। डाउनलोड्स, टावर्स, चलो ओपन ही है। चलिए ठीक है, वो निकाल लीजिए जीएस, शुरू किया जाए क्लास। चलते हैं। राम सिया राम, जय जय राम। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम। बताइए क्या पढ़े आप लोग? लास्ट क्लास में क्या पढ़े? नॉमिनेशन पढ़ ली हो, लोकसभा तक? ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला कौन थे? और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, एम्बेसडर रह चुके हैं। और ये क्या है? हर उड़ती हुई चीज पकड़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, चलो। और कोई नाम लिखवाए थे हम जो होमवर्क में दिए थे कि पढ़ गया ना? क्या? कौन, कहाँ, कैसे, बताओ। म्यूजिशियन भी थे, सिंगर भी थे, और बोलो क्या? कोई फेमस गाना वाला? क्या? वेरी गुड। और कुछ, और किसी का नाम? शबाना आजमी लिखे हो? शबाना आजमी क्या, कौन? ठीक है, एक्ट्रेस, बस ठीक। और कोई नाम था? सलीम अली जो थी, सलीम अली जो थी, हाँ तो क्या थे? हाँ पता कि ऑर्निटोलॉजिस्ट। हाँ, तो ऑर्निटोलॉजी जो होता है बर्ड साइंस, ऑर्निटोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स,
इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। और कुछ? बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो लिख करके आया हो उसको ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि पेपर में इनडायरेक्टली भी सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक। तो तुमको हो जाएगी दिक्कत। आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ क्या रहे थे? बेसिकली मेन टॉपिक क्या था? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, उसमें लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे थे, ठीक है, लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में आप पढ़ रहे थे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो खत्म हो गया, समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको फाइनेंस पावर पढ़ना है, उसके पहले भी कुछ कुछ चीजें इसमें और पढ़ेंगे। लास्ट हेडिंग क्या था जरा बताना? नॉमिनेशन पावर। एक सेकंड, हेडिंग देख ले। ठीक है, अगला होगा शायद एसेंट टू बिल्स। नेक्स्ट हेडिंग होगा एसेंट टू बिल्स, ठीक है। हेडिंग लगाइए एसेंट टू बिल्स, उसमें बढ़ते आगे। एसेंट टू बिल्स। एसेंट टू बिल्स का मतलब कि अपनी मंजूरी देना, सहमति दे देना, ठीक है। बिल्स को अपनी मंजूरी और सहमति प्रोवाइड करना, दिस इज एसेंट टू बिल्स। अब ये प्रेसिडेंट के पावर में आप क्यों पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, और प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में आप क्यों पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 2। तो आप इसको प्रेसिडेंट के पावर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितने भी बिल साइन होती हैं, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, उसको फाइनल एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है, ठीक। तो वो प्रेसिडेंट का पावर है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो साइन ना भी कर सकता है पहली बार में, इसमें मल्टीपल प्रोविजन है। दूसरी बात कि आप इसको लेजिस्लेटिव पावर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिल जो है वो कोई ना कोई लॉ मेकिंग से रिलेटेड हो सकता है। बात में आ रही क्या? पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास हो तो कोई ना कोई कानून एक्ट बनेगा कोई आगे चल करके, तो इसलिए आप इसको प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एसेंट टू बिल्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी बिल को जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ गए। तो एनी बिल आफ्टर पासिंग फ्रॉम either of the house of parliament, कोई भी बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से जब पास हो जाती है उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट लेना जरूरी होता है, साइन, सहमति, ठीक है। एनी बिल आफ्टर पासिंग फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज required to take assent, जिसको आप सरल भाषा में सिग्नेचर समझ लीजिए, assent from the president। प्रेसिडेंट से साइन लेना होता है, उसके बाद ही वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट होगी, है ना। देन ओनली, सिर्फ तभी, देन ओनली इट बिकम्स एन एक्ट, सिर्फ तभी वो बिल एक एक्ट बनेगा। अब बात यह है कि अगर नियम यही है कि एक बिल पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में से पास हो जाए, या दोनों में पास हो, जो भी बिल का नेचर है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास है साइन करने के लिए, तो सर अगर प्रेसिडेंट को साइन करना ही है तो फिर पावर कैसे हुआ? फिर तो मैंडेटरी काम हो गया कि हाँ नहीं करना ही करना है। तो ऐसा नहीं होता है। जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। उस बिल के साथ प्रेसिडेंट मल्टीपल प्रोविजन के हिसाब से बदलाव कर सकता है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? कब? जब कोई भी बिल
प्रेसिडेंट के पास जाती है। कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास हो गए, एसेंट पाने के लिए या फिर सिग्नेचर पाने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, समझ गए? ठीक है, तो ये तो बात है कि ठीक है सर, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो बिल साइन करेगा तभी वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब प्रेसिडेंट के पास पावर किस किस प्रकार के हैं वो समझने के लिए हम लोग अब तुरंत जंप करेंगे कुछ आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, ये आर्टिकल्स आप मेरे थ्रू कभी नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा ध्यान सुनना। इस केस में प्रेसिडेंट के पास फॉलोइंग कुछ ऑप्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो प्रेसिडेंट में डू द फॉलोइंग्स। प्रेसिडेंट ये चीजें कर सकता है। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि सर हो सकता है कि प्रेसिडेंट को बिल ठीक लगे और प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर दे। ठीक, तो प्रेसिडेंट एसेंट ग्रांट कर देगा। एसेंट समझ रहे हो ना, सहमति दे देगा, बोलेगा हाँ बिल ठीक है, चलो इसको एक्ट बना देते हैं। तो एसेंट द बिल, इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं है पहली वाले बात में कि ठीक है बिल आई प्रेसिडेंट के पास, वो देखा कि अच्छा पार्लियामेंट की हाउस से पास हो चुका है बिल, तो उस पर साइन कर देगा, बोलेगा हाँ ठीक है एक्ट बना दो। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को बिल में कोई गड़बड़ी लगती है या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो बिल एक बार फिर से पार्लियामेंट में हम भेजें, पार्लियामेंट को ये बोले कि नहीं एक बार फिर से विचार करो तुम लोग, ये बिल जो तुम पास कर दियो पहली बार में, एक बार फिर से इस पर विचार करो, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि वो पार्लियामेंट में बिल को दोबारा से भेज सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्या है, कुछ नहीं है, दो हाउस से एक बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास चलिए, प्रेसिडेंट विचार कर रहा है क्या करे, साइन कर दे बिल को। या फिर बिल में थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, प्रेसिडेंट को अजीब लग रहा है कि यार कैसे ऐसे कैसे लोग पास कर दिए इस बिल को, बिल में कोई दिक्कत लग रही है मान लो, तो प्रेसिडेंट बोला कैसे कैसे पास कर दिए, एक बार फिर से भेजते इसको पार्लियामेंट में, क्या पता जब हम दोबारा भेजें तो लोग दोबारा रिकंसिडर करें, इसी बिल को दोबारा से कंसिडर करें, तो क्या पता कुछ लोगों का जो विचार है वो बदल जाए, तो फिर बिल हाउस से पास ही ना हो पाए, तो प्रेसिडेंट दोबारा भेज सकता है उस बिल को। लेकिन एक सेक्शन में ध्यान रखना, मनी बिल आप पढ़ेंगे, मनी बिल को प्रेसिडेंट दोबारा नहीं भेज सकता। मनी बिल को लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होता है, समझ गए मेरे बात को? तो मनी बिल को दोबारा से प्रेसिडेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट के पास जो बिल आई है वो मनी बिल है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ेगा। आपको क्लास में बताए थे कि दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर दोबारा भेजेगा तो लोकसभा बोलेगा ना कि अरे आपके रिकमेंडेशन से तो भी बिल आया था, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से लोकसभा में मनी बिल पेश किया जाता है, तो लोकसभा वाले लोग कहेंगे ना कि अरे आपकी रिकमेंडेशन थी तभी तो ये बिल उपस्थित हुआ लोकसभा में, हम लोग परेशान हुए देखता के पास किए, अब आप फिर भेज रहे दोबारा से। तो इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास अगर जो बिल जाती है वो मनी बिल है तो उसको प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में नहीं भेज सकता दोबारा से। ठीक है, लेकिन अगर वो मनी बिल नहीं है, अगर कोई और बिल है, तो उस केस में प्रेसिडेंट या तो साइन कर दे, काम आगे बढ़ा दे, या फिर पार्लियामेंट में दोबारा से भेज दे। जिस भी हाउस से बिल आई है प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट उससे दोबारा से भेज दे, बोले कि तुम लोग दोबारा से इसको चेक मारो एक बार। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट उसको सीधे रिजेक्ट कर दे, बोले नहीं हमको ये बिल सही नहीं लग रहा, हम साइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे प्रेसिडेंट, ये भी पावर है। और एक और ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट बिल उठाए और पॉकेट में डाल ले, ना ही बिल पे साइन करे, ना ही लोकसभा में भेजे या राज्यसभा में भेजे, बस बिल को लेके पॉकेट में डाल ले और जब तक चाहे वो तब तक अपने पॉकेट में रखा रह सकता है। समझ गए? प्रेसिडेंट उस बिल को जितने दिन तक चाहे उतने दिन तक अपने पॉकेट में रखा रह सकता है, उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। और आपसे हम बताए थे कि फॉर्मल वे प्रोविजन ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि कोई भी प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं कर सकता, पूछेगा नहीं कि बिल दे दीजिए, साइन कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। इनफॉर्मल तरीके से तो दैट इज मतलब वैलिड कि हाँ ठीक है, फोन करके अरे भाई क्या हो गया, बिल क्यों नहीं पास कर रहे हैं, मीटिंग बुलाओ, इनफॉर्मल मतलब सब काम करो, लेकिन फॉर्मली ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट अगर किसी भी बिल को अपने पॉकेट में रखा है तो प्रेसिडेंट उसके लिए आंसरेबल नहीं है। ठीक है, ये पॉकेट वीटो होता है। तो इसी में प्रेसिडेंट, आपको हम 4 चीजें बताए हैं, ध्यान रखना, पॉकेट वीटो, बिल रिजेक्ट करना, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेजना, ये सब मनी बिल के साथ नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि मनी बिल पहले से ही प्रेसिडेंट के अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अगर तुम किसी काम के लिए पहले अनुमति दे दिए
और जब बच्चे प्लान बना लिए पार्टी करने जाना है तो फिर तुम कैंसिल नहीं कर सकते उस चीज को। या तो ऐसा करो कि बच्चों को बोलो कि तुम लोग को डिसाइड करो, बच्चे बोल के तुम्हारे पास बिल भेजे तो तुम मना कर दो नहीं पार्टी कैंसिल, या फिर रिकंसिडरेशन के भेजो कि नहीं पार्टी यहां नहीं कहीं और होगी, तुम लोग प्लान कर दोबारा से। लेकिन अगर तुम लोग दोबारा से कहीं लोकेशन चुने तो उस केस में प्रेसिडेंट मंजूर हो जाएगा, लेके जाना ही पड़ेगा। ये रिकंसिडरेशन का मैटर है, हम आगे पढ़ाएंगे कि प्रेसिडेंट जब किसी बिल को, हम बोले ना कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि दोबारा से भेज सकता है पार्लियामेंट में उस बिल को कि आप लोग दोबारा से इस पे विचार करिए। अगर दोबारा विचार करने के बाद भी उस हाउस से बिल आती है प्रेसिडेंट के पास दूसरी बार सेम बिल, तो प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाध्य है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा बिल को। ठीक है, आपको हम चार बातें बताए कौन, या तो प्रेसिडेंट साइन कर दे, या तो प्रेसिडेंट सीधे रिजेक्ट कर दे, बोले नहीं बिल नहीं साइन करेंगे, या तो प्रेसिडेंट दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, या तो प्रेसिडेंट पॉकेट में डाल ले, ना किसी को जवाब दे कि इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी, सब भूल जाओ, कोई डिस्कस नहीं करेगा इस बारे में। समझे क्या? तो एक तो बिल पे साइन कर देगी, वो वाली बात हो गई, और तीन जो बातें हैं ये तीनों के तीनों बातें प्रेसिडेंट के वीटो पावर से, कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है, समझ गए? प्रेसिडेंट जो है वो बिल को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और प्रेसिडेंट बिल को पॉकेट में डाल सकता है। ये तीनों वीटो पावर्स हैं, समझ गए? ठीक है, अब समझिए। तो हम इन बातों को थोड़ा यहां लिख देते हैं पहले, कि दूसरी बात आपसे हम क्या बोले कि प्रेसिडेंट लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं। प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? तो पहला, प्रेसिडेंट बिल पे साइन कर सकता है, दूसरा रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट द बिल कि बिल बेकार है, तीसरा क्या कर सकता है? सेंड टू द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट बिल को सेंड कर सकता है, सेंड टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जिस भी हाउस से बिल आई है वहां भेज सकता है, किस चीज के लिए? फॉर रिकंसिडरेशन, कि दोबारा से एक बार इसको देखिए आप लोग, फॉर रिकंसिडरेशन, कि दोबारा से एक बार चेक करिए। ठीक, ये सारे वीटो में आ जाएंगे। और तीसरा क्या है कि प्रेसिडेंट उस बिल को चुपचाप रख लेगा अपने पास। ठीक है, प्रेसिडेंट मे डू द फॉलोइंग, तो कीप द बिल, कीप द बिल विथ हिम, है ना? हम पॉकेट लिख दे रहे हैं यहां पर, आप समझेंगे इस बात को पॉकेट से। ठीक, तो ये जो तीन चीजें हैं, एक तो एसेंट ग्रांट कर दे, बाकी दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज। हाँ, ये तीनों निगेटिव चीजें हैं, और इन तीनों को आप क्या कहेंगे आगे चल के? वीटो पावर। समझे? जानते हो वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब निगेटिव ही होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब निगेटिव नहीं होता। थोड़ा सा सर, ठीक, छोड़ दो बस। वीटो का मतलब होता है आई फॉरबिड, मना करना, मैं मना करता हूं, किसी भी चीज पे रोक लगा देना, मना कर देना, वीटो का ये मतलब होता है। वीटो वर्ड का मतलब आपको बता रहे हैं, वीटो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, शायद ग्रीक या लैटिन वर्ड है, शायद ग्रीक वर्ड है वीटो। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी, वीटो शायद ग्रीक वर्ड है, 90% ग्रीक वर्ड ही होना चाहिए। वीटो का मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं, समझ गए? तो इन तीनों के तीनों पावर्स में तुम देख रहे होगे प्रेसिडेंट सहमति के लिए तैयार नहीं है, इसमें सहमति देने के लिए तैयार है, बाकी तीनों में प्रेसिडेंट किसी न किसी प्रकार से आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी असहमति प्रस्तुत कर रहा है, डिसएग्रीमेंट, रिजेक्शन। इसमें तो डायरेक्ट रिजेक्शन है, बिल आया बोला नहीं मैं मना कर रहा हूं। इसमें क्या है? इनडायरेक्ट रिजेक्शन है कि यार हमको ठीक नहीं लग रहा, तुम लोग फिर से देखो। वो अलग बात है कि आपसे हम बोले कि अगर प्रेसिडेंट भेज दिया एक बार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट बिल पर विचार कर लिया और दोबारा से बिल प्रेसिडेंट के पास आई कि हम लोग विचार कर ली, अब आप साइन करिए, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट बाध्य है इसके लिए। लेकिन पहली बार तो प्रेसिडेंट मना किया ना, बोला कि नहीं हमको पहली बार ठीक नहीं लग रहा, और इसमें अगेन प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा, डाल लिया अपने पॉकेट में, बोला कि बेकार है, फालतू किसी को भेजेंगे दोबारा से तो सब डिस्कशन नहीं करेंगे, इसे अच्छा रख लेते। समझ गए? वही तुमको पता है, जैसे हमारे यहां क्या है कि कीप द बिल विथ हिम फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम,
समझ रहे हो? इसका समय डिफाइन नहीं है, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट बिल अपने पास रख सकता है, इसका समय डिफाइन नहीं है। जब तक चाहे तब तक प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पॉकेट में रखा रहेगा, सदा सदा के लिए रखा रहेगा, जब तक उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। दूसरा प्रेसिडेंट आए, फिर दोबारा से उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजिए। समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर होता है, पॉकेट वीटो, लेकिन वो बाध्य होता है 10 दिन के लिए। 10 दिन तक के लिए यूएसए का प्रेसिडेंट बाध्य होता है। यूएसए का प्रेसिडेंट 10 दिन तक आंसर ना दे चलेगा, लेकिन 10 दिन के बाद उसको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा, या तो रिजेक्ट करे या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। समझ रहे हो? यूएसए के प्रेसिडेंट के पास 4 वीटो पावर होता है, हमारे यहाँ 3 है। यूएसए के प्रेसिडेंट का 4 होता है, हमारे यहाँ होता है पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। समझ रहे हो? ठीक है, इसको पढ़ाएंगे आपको पीएसए। पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। यूएसए के पावर के प्रेसिडेंट के पास एक और क्वालिफाइड वीटो होता है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। तो हमारे यहां जब वीटो पावर लिया जा रहा था तो हुआ कौन कौन सा वीटो लिया जाएगा, तो हमको पॉकेट लिए, हम लोग सस्पेंसिव लिए और एब्सोल्यूट लिए। फिर क्वालिफाइड वीटो की बात आई तो हमारे यहां लोग कहते क्यों लें, है ना? हमारे यहां ये क्यू वाला वीटो नहीं लिया गया, क्योंकि हमारे जब क्यू वाला वीटो लेने की बारी आई तो लोग सवाल पूछते क्यों लें। ठीक है, तो बस क्यू से आप ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइड वीटो हमारे यहां नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारे यहां सवाल पूछ देंगे क्यों लें, जरूरत नहीं, क्यों समझते आप, क्यों। ठीक, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 3 आर्टिकल्स आएंगे जो वीटो से रिलेटेड है, नोट करिए। आगे देखो, ये जो वीटो पावर है, इस वीटो पावर को 3 अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया है। समझ गए? तुम समझ गए कि ये प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक, आपको हम लिखवा रहे 3 आर्टिकल्स जो आपको अभी तुरंत याद हो जाएंगे। वो आर्टिकल कौन कौन से देखो। एक है आर्टिकल 111, एक है आर्टिकल 111। ठीक, प्रेसिडेंट के पास कितने वीटो पावर होता है? 3। तो 111 जैसा लग रहा है जब 3 बोलेंगे तो। ठीक, 3 तो 111। तो प्रेसिडेंट के जो वीटो पावर्स हैं वो 111 में है। समझ गए? प्रेसिडेंट के पास पावर कितने? 3। आर्टिकल कौन सा? 111। आर्टिकल 3 में बोल देना। ठीक है, 111। तीनों एक से एक वीटो, एक वीटो, एक वीटो। समझ गए? पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। ठीक, पीएसए। प्रेसिडेंट के पास ये तीनों जो पावर हैं वो 111 में है। लेकिन आपको इसके साथ 2 और आर्टिकल पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। समझ गए क्या? तो पहले इन आर्टिकल्स को ध्यान से देख लो। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स जो हैं वो वीटो से ही रिलेटेड है। समझ गए? एक आर्टिकल 111 111, फिर 200 और 201। क्या इसमें 211 है? कौन कौन से हैं? 111। समझ गए? इसको जैसे भी, जब भी आप आर्टिकल सोचे अपने मन में 111 111, तो साथ में 200 और 201 भी आना चाहिए। अगर आर्टिकल 200 की बात होगी तो आर्टिकल 111 और 201 भी साथ में आने चाहिए। अगर आर्टिकल 201 की बात होगी तो भी 111 200 एक साथ होने चाहिए। समझ गए? ठीक है, अब समझो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे सुंदर कौन सा आर्टिकल लग रहा है? सबसे बढ़िया। हाँ, तो जो सबसे बढ़िया चीज है ना वो सेंटर में दी जाती है। समझ गए? तो देखो, तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर बिल जो है, कोई भी बिल, वो सिर्फ पार्लियामेंट में तो पास होता नहीं है। बिल तो विधानसभा में भी पास हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इसका मतलब एक आर्टिकल उसके लिए भी होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, आप जिस तरीके से बोल रहे हो तो आर्टिकल 111 तो पार्लियामेंट वाले बिल का आर्टिकल होगा, लेकिन और इन दोनों में से एक आर्टिकल विधानसभा का होगा। तो एक बिल आई सेंटर से, एक बिल आई स्टेट लेजिस्लेचर से, तो 2 आर्टिकल उसके हो गए, सेंटर वाले स्टेट वाले। एक जो बचा है वो कौन सा आर्टिकल है? तो समझो, हम क्लास में तुमसे कई बार बोले हैं कि स्टेट से जो बिल आता है, ठीक, वो बिल साइन होने के लिए गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर कई बार उस बिल पर प्रेसिडेंट का साइन डिमांड कर देता है। समझ गए? तो इस बात को 3 बहुत ही सिंपल तरीके समझो। पहला,
पार्लियामेंट से बिल आएगा तो प्रेसिडेंट साइन कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट अपना वीटो एक्सरसाइज करेगा। दूसरा आर्टिकल, स्टेट से जब कोई बिल आएगा तो गवर्नर साइन करेगा। सीधे सीधे वाले हो गए, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर। और कई बार ऐसा होगा कि स्टेट से जो बिल गवर्नर के पास आएगा, गवर्नर समझ नहीं पाएगा, वो बोलेगा ऐसा है कि हमको इससे मतलब नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा है, हम इसको प्रेसिडेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं। समझ रहे हो बात? सेंटर से जो बिल आती है उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो साइन एसेंट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो रिकंसिडर के लिए भेजेगा। अब ये तीनों ध्यान रखिए, पॉकेट वीटो भी कुछ कुछ वैसा ही है। एक तरीके से अगर वो पॉकेट में बिल चली गई तो वो भी रिजेक्ट हो गई, टेक्निकली वो रिजेक्ट हो गई। ठीक, तो पार्लियामेंट से बिल आएगा, प्रेसिडेंट एसेंट कर सकता है। एसेंट समझ रहे हो ना? एसेंट ध्यान है, एसेंट का मतलब कि सब ठीक है, साइन कर दो, ठीक है। एसेंट में ये वाला टिक इससे लगा दिए। और वीटो का मतलब क्या होता है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, समझने के लिए। तो पार्लियामेंट से बिल आएगी, प्रेसिडेंट के तीन काम, एसेंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिकंसिडर के लिए रिटर्न कर सकता है कि दोबारा से चेक करो। स्टेट से बिल आएगी तो गवर्नर भी ये तीनों काम कर सकता है, एसेंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिकंसिडर के लिए रिटर्न कर सकता है। लेकिन गवर्नर के पास एक और पावर है छोटी सी, जो कि आर्टिकल 201 में लिखा हुआ है। गवर्नर स्टेट के बिल को क्या कर सकता है, एसेंट, रिजेक्ट, रिकंसिडर के लिए रिटर्न। एक और पावर है, वो रिजर्व कर लेगा बिल को, कहते हैं रिजर्व कर लेगा। इसका मतलब होता है कि वो बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेगा, रिजर्व कर लेगा कि प्रेसिडेंट से साइन करवाएंगे। समझ गए? मतलब कि वो उस बिल पे कुछ नहीं सोचे विचारेगा, अपना दिमाग नहीं लाया गवर्नर। आर्टिकल 201 के हिसाब से गवर्नर उस बिल को रिजर्व करके ध्यान से रखा रहेगा, और वो बिल जब प्रेसिडेंट आएगा या प्रेसिडेंट के पास जब हो जाएंगे तो वो बिल प्रेसिडेंट को बोलेंगे, सर देखिए अब आप इससे विचार करिए कि क्या करना चाहिए। ये बात कौन बोलेगा, किससे बोलेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा। ये तीसरी बात हो गई, क्योंकि दो बातें सीधे सीधे हैं। पार्लियामेंट से बिल है, प्रेसिडेंट तीन काम कर लिया, स्टेट से बिल है, गवर्नर तीन काम कर लिया, ठीक। और फिर तीसरी बात क्या, गवर्नर एक और काम कर, गवर्नर कंफ्यूज है, क्योंकि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से तो छोटा ही आदमी है। तो गवर्नर मान लो कंफ्यूज हो गया, यार बहुत बड़ा मैटर है, कोई नदी विवाद है, कोई नदी में डैम बनाना है, ऐसा कोई बिल पास करना है जो कि 2-3 स्टेट को अफेक्ट करेगा, तो उस केस में गवर्नर क्या साइन कर देगा बिल अकेले। जैसे कई सारे नदियों पर भी बात चलता है कि इस नदी का पानी डैम बना के वो वाला राज्य रोक लिया है, हमारे राज्य में ला ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में गवर्नर क्या करेगा, अगले साइन कर देगा बिल? नहीं, बोलेगा ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, दिक्कत झगड़ा का मुद्दा है, इसको हम साइन नहीं करेंगे। इसको ले जाएगा वो कहां, और फिर प्रेसिडेंट के पास कौन से पावर है, वही तीन पावर दोबारा से प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा। या तो प्रेसिडेंट एसेंट कर देगा, बोलेगा हाँ हम साइन कर दिए, तुम भी साइन कर दो, बिल को पास कर दो अपने राज्य में। या फिर प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं, रिजेक्ट कर दो इस बिल को, तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दिया तो बिल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गई। या फिर प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है काम करो, तुम जाओ और वहां बोलो कि रिकंसिडरेशन करिए आप लोग इस बिल के ऊपर, दोबारा से विचार करिए। तो प्रेसिडेंट बोलेगा रिकंसिडरेशन के लिए, तो गवर्नर बोलेगा रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट को। समझ गए? तो आर्टिकल 111 जो है, आर्टिकल 111 वो पार्लियामेंट से निकले हुए बिल के बारे में बात करता है। तो देखिए हम यहां तीनों लिख रहे हैं, एक 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 111 आर्टिकल, यहां पर 200 और यहां पर 201। आर्टिकल 111 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट, यूनियन बिल लिखते हैं, क्या तुम यूनियन बिल का मतलब समझते हो? यूनियन बिल किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, असेंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और रिकंसिडर के लिए रिटर्न कर, तो उसको रिटर्न लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रिजेक्ट वाले में पॉकेट वीटो आ जाएगा, समझ गए? ठीक है। कि अब कोई पूछेगा ना कि रिजेक्ट कितने प्रकार से कर सकता है, तो ये सब रिजेक्शन का एक तरीका है। कंप्लीट रिजेक्शन कहां कहां हो जा रहा है, एक तो सीधे रिजेक्शन एब्सोल्यूट वीटो में, और एक पॉकेट वीटो में। समझ गए? ठीक है। तो अच्छा, आर्टिकल 200 में क्या है, कौन सा बिल, स्टेट का कोई भी बिल, ये किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। और गवर्नर अगेन क्या कर सकता है, एसेंट करेगा, या फिर रिजेक्ट कर देगा, या फिर रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन आर्टिकल 201, ये सब आर्टिकल से ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 111 ये भी आर्टिकल है, और ये वाला जो आर्टिकल थोड़ा स्पेशल है, लेकिन है ये भी आर्टिकल।
ठीक है, ये भी एक आर्टिकल। ये क्या कहता है कि बिल कहां की होगी? स्टेट की बिल होगी। समझ गए? सेंटर का मालिक दो है या स्टेट का मालिक दो है? स्टेट का मालिक दो है, गवर्नर भी और उसका बाप भी। समझ गए? उसका बाप मतलब स्टेट बिल पहले किसके पास जाएगी? गवर्नर के पास जाएगी। तो गवर्नर या तो तीनों पावर एक्सरसाइज करेगा। कौन सा तीनों पावर? एसेंट, रिजेक्ट और रिटर्न। या फिर ये क्या करेगा? रिजर्व। रिजर्व करने का मतलब क्या है कि जो रिजर्व बिल है वो कौन देखेगा? रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। और जब ये बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेगा तो प्रेसिडेंट फर्दर फिर अपने तीनों पावर का उपयोग कर सकता है। क्या प्रेसिडेंट या तो असेंट करेगा, या तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट करेगा, या तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि इस बिल को रिटर्न करिए। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? हाँ, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इस बिल को असेंट करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर ये तीनों पावर प्रेसिडेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी। इतना क्लियर है? ये तीनों आर्टिकल बहुत ध्यान से देखो अपनी कॉपी में। ठीक, ये तीनों वो आर्टिकल है जो आपको याद हो जाने चाहिए आज के बाद। आर्टिकल 85 में पढ़ाया आपको। आर्टिकल 85 में दो क्लॉज पढ़ाए, क्लॉज 1 क्लॉज 2। आर्टिकल 86 पढ़ाए, आर्टिकल 86 पेंडिंग फिक्स। आर्टिकल 87 पढ़ाया आपको हम। लिखिए, एक दो पॉइंट लिखिए। सबसे पहले कि आपको हम लिखवाए कि अगर कोई भी बिल आती है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, उसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। उसको हम वीटो के तीनों टाइप लिखवाएंगे, एक लाइन में लिखा देंगे, खत्म हो जाएगा वो। तो सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल मतलब प्रेसिडेंट थोड़े समय के लिए बिल को सस्पेंड कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, एसेंट भी नहीं किया, पॉकेट में भी नहीं रखा। चार ऑप्शन थे, एक तो एसेंट कर दे पॉजिटिव वाला, बाकी तीन निगेटिव वाले। तो प्रेसिडेंट पॉजिटिव वाले में एसेंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न करने वाले को कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने सस्पेंसिव वीटो का उपयोग किया। तो प्रेसिडेंट सारे बिल के लिए तो सस्पेंसिव वीटो का उपयोग कर सकता है रिकंसिडरेशन के बेस पर, लेकिन दो प्रकार के बिल ऐसे होते हैं, दो प्रकार के बिल ऐसे होते हैं जिन पर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन नहीं लगा सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, सुनो ध्यान से। एसेंट टू बिल्स, अच्छा तो इसको आप नोट में करके लिखिएगा, पहले देख लीजिए कि प्रेसिडेंट कैन नॉट, अरे हम लिख दे रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड या फिर प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। समझ गए? तो प्रेसिडेंट, पहली बात, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। समझ गए? प्रेसिडेंट कौन से बिल को रिटर्न नहीं कर सकता? ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से किस केस में प्रेसिडेंट अपने सस्पेंसिव वीटो का उपयोग नहीं कर सकता? जब उसके पास मनी बिल पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम आपसे बोले कि दो ऐसे बिल हैं जिसको प्रेसिडेंट नहीं वापस भेज सकता। तो पहला तो हो गया मनी बिल, ठीक। दूसरा देखिए, जो फॉर रिकंसिडरेशन और प्रेसिडेंट सेम चीज दिख रहा है, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न। और आप भी इसको दो स्टेटमेंट में लिखिएगा, एंड करके मत लिख देना, यहां पर हीरो मत बन जाना, अलग अलग लिखना, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सवाल एज इट इज आपके नोट में होने चाहिए। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसको पहले ध्यान से देखिए फिर समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर व्हाट? फॉर किस लिए रिटर्न नहीं कर सकता? रिकंसिडरेशन। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है? वो बिल, ऐसा कोई भी बिल जो संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहा हो, कोई कानून नहीं ला रहा हूं नया,
समझ रहे हो, संविधान में ही डायरेक्ट कोई बदलाव करना चाह रहा है, अगर वो पास हो चुका है दोनों हाउसेस में, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा उस बिल पर। समझ गए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है आर्टिकल 368 के माध्यम से। तुम थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो क्या? ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं है जैसे राज्य का नाम बदल देना। राज्य का नाम बदलना तो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, आपको पता है ये बात? अरे बताया ना। तो वो क्या 368 वाला होता है क्या? ये होता। आप आइए फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 13 और 14 याद है? चलो आर्टिकल 12 बताओ, स्टेट का डेफिनेशन। ठीक, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ, इसमें 4 अलग अलग बातें हैं। क्लॉज है कि सिर्फ पॉइंट्स हैं? आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्लॉज 1 ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उनको हटा दिया जाएगा जो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे। समझ गए? उसको कुछ और कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सेकेंड क्लॉज कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो संविधान लागू होने के बाद अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाएगा तो उसका जो हिस्सा लॉ के साथ पैरेलल नहीं जा रहा होगा, उसका जो हिस्सा फंडामेंटल राइट या संविधान के साथ नहीं अलाइन कर रहा होगा, उसको हटा दिया जाएगा। उसको कुछ और कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तीसरा क्या कहता है कि लॉ क्या है। समझ गए? और चौथा जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट? ठीक है, 24th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और वो क्या कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट को बदलना है तो उसका बदलाव किसके तहत होगा? आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी वाला सीन। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट, अगर अब समझो इस बात को ऊपर से, अगर फंडामेंटल राइट को बदलना है इसका मतलब संविधान का एक हिस्सा ही तो बदला जा रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो यहां वही बात लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाला ऐसा कोई बिल अगर दोनों हाउस में पास हो गया तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता। समझ गए? तो सिर्फ मनी बिल ही नहीं ध्यान रखेंगे आप, एक तो मनी बिल, समझ गए, इसको हम पढ़ाएंगे किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 10 में आता है। एक तो मनी बिल और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका हम आर्टिकल भी लिख दे रहे हैं, इसका ही लिखे हैं तो इसका भी लिख ही दे रहे हैं यहीं पर। वैसे हम तीनों पढ़ाएंगे। मनी बिल को आर्टिकल हम लिख रहे हैं लेकिन यहां पर मत याद करना है, इसका आर्टिकल याद है तो वेरी गुड। आर्टिकल 110 आपको हम 3 आर्टिकल एक साथ याद करवाएंगे। समझ गए? ठीक है। जैसे एक बात ध्यान रखो अभी के लिए, मेरा बिग फाइनेंस। ठीक है, इस सेंटेंस को याद रखिए बस, मेरा बिग फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा कौड़ी होता है। फाइनेंस को फाइनेंस याद रखना, फाइनेंस को तुम मनी मत याद कर लेना, एक्सपेंडिचर मत, फाइनेंस को फाइनेंस याद रखिएगा। ठीक, या फिर अगर आपको ये अजीब लग रहा है, हमको वैसे ऐसे भी याद है वैसे भी याद है, तो आप MBF याद कर लीजिए पहले किसी भी तरीके से। समझ गए? क्या याद करोगे? MBF। ठीक, और ठीक है, आगे वहां तक आते हैं। पहले इतना समझ में आ गया? ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स अंदर सिंपल लग रहा ना। ठीक, अब आगे 2 नोट, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स, समझिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट रिटर्न कर दिया, ये दोनों बिल नहीं है, ये दोनों बिल की बात नहीं हो रही। अगर प्रेसिडेंट और कोई सिंपल मेजॉरिटी वाला बिल या फिर किसी और आर्टिकल का बिल रिटर्न कर देता है, कोई कानून जो पार्लियामेंट में पास हो गया था, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट कौन सा वीटो उपयोग करेगा? सस्पेंसिव वीटो उपयोग करेगा। समझ गए? स से सस्पेंसिव, स से सेंड कर देना, वो सस्पेंड कर देना। सस्पेंड और सेंड ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट सेंड कर देगा वापस बिल को। समझ गए? ध्यान रखो, ध्यान रखो, सस्पेंड और सेंड, सेंड टू पार्लियामेंट। सस्पेंड समझ रहे हो? प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो का उपयोग, सस्पेंड करना मतलब सेंड करना। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर बिल को, कोई बिल थी नॉर्मल जिसको वापस से पार्लियामेंट में भेज दिया है कि रिकंसिडर करो तुम लोग भाई, इसके ऊपर फिर चर्चा करो, हमको बिल ठीक नहीं लग रही है। समझ गए? और मान लो
कि जिस बिल को रिटर्न किया गया था, पार्लियामेंट के हाउसेस उस बिल को वापस से पास कर देते हैं, सबसे वोटिंग कराते हैं और फिर से पार्लियामेंट बिल पास हो जाती है। अब इसमें दो केस हो सकता है कि प्रेसिडेंट जब बिल को वापस भेजेगा तो लोग पूछेंगे भाई क्यों भेजेगा, तो प्रेसिडेंट बोले कि इस अगर एकदम ही बिल गलत होगा तब तो प्रेसिडेंट सीधा एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करके रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल है खराब है, इस बिल पर कोई डिस्कशन नहीं करे, खराब बिल है, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि इस बिल में कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसको हटाया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट असल में एडवाइस करेगा पार्लियामेंट को कि भाई आप लोग इसमें ये बदलाव करिए। प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा कि इस बिल में ये बदलाव करिए, इसीलिए हम इसको आपके पास दोबारा भेज रहे हैं, बदलाव करके फिर मेरे पास भेजिए। तो पार्लियामेंट के पास दो ऑप्शन है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन वो मान भी सकते हैं और फिर बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दें कि सर देखिए हम लोग उसमें गलत चीज हटा दी, अब आप पास कर दीजिए, या फिर पार्लियामेंट जबरदस्ती कर दे। पार्लियामेंट बोले कि सर ऐसा है कि हम लोग जो लिखे हैं सोच समझ के लिखे हैं, हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर वोटिंग किए हैं, हम लोग बिल को दोबारा से पास करवा के आपके पास लेकर के आ रहे हैं। तो दोनों केस में फिर प्रेसिडेंट बाध्य है, बाउंडेड। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू असेंड द बिल which was sent for reconsideration in the parliament। जो बिल पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया था, अगर वो बिल दोबारा से पास हो जाता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन को माना जाए चाहे ना माना जाए, अगर दोबारा से पास हो जाता तो फिर प्रेसिडेंट बाध्य है उस बिल पर साइन करने के लिए। समझ गए? तो यह है पहली बात, क्या है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड, प्रेसिडेंट बंधा हुआ है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन, साइन मतलब एसेंट लिख दे रहे हैं यहां पर, टू एसेंट द बिल। कौन सी बिल? जो रिटर्न किया गया था, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन कब बाध्य है? इफ the houses passed the bill again, passed the bill again। अब जो बिल पास किया गया है वो हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो सलाह दिया था उसको माना गया हो, बिल को सुधारा गया हो, या फिर ना सुधारा गया हो, जबरदस्ती वैसे पास कर दिया गया। ठीक है, तो पास द बिल अगेन विथ और विदाउट, विथ और विदाउट एक्सेप्टिंग द recommendations, accepting the recommendations of president। प्रेसिडेंट जो बातें रिकमेंड किया था उस बात को मानने के साथ या उसको बिना माने अगर बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट बंधा हुआ है। तो प्रेसिडेंट क्या है? बंधा हुआ है। किस चीज के लिए? एसेंट करने के लिए। कब? जब बिल अगेन पास हो जाए, अगेन। समझ गए बात को? जब बिल अगेन। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। अब समझो इसमें एक बात और है, वो वाली बिल जो स्टेट से निकलती है और प्रेसिडेंट के पास जाती है। जो बिल स्टेट से निकलती है और प्रेसिडेंट के पास जाती है, ये तो सेंटर वाली बिल थी। अगर बिल स्टेट से निकल के सेंटर के पास गई है, स्टेट से निकल के प्रेसिडेंट के पास गई, तो गवर्नर के थ्रू होगी जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो उस केस में प्रेसिडेंट गवर्नर को आदेश दिया, आपसे हम बोले कि अगर आर्टिकल 201 का उपयोग किया जा रहा है, मिटा दिया, अगर आर्टिकल 201 का उपयोग किया जा रहा है तो स्टेट की बिल पहले किसके पास जाएगी? तो जब तक वो गवर्नर के पास जा रही होती तब तक आर्टिकल 200 काम कर रहा होता है, 200, जिस केस में गवर्नर तीन चीजें कर सकता है, बिल को एसेंट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नर उसको रिजर्व कर लिया तो वहां से आर्टिकल 201 का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही गवर्नर बिल को रिजर्व किया, कौन सा आर्टिकल दिखेगा आपको? 201। और फिर उस केस में वो बिल जाएगी प्रेसिडेंट के पास। और अगर मान लो प्रेसिडेंट चाहता है कि बिल ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ी है इस बिल में, तो आपसे हम बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट सीधे स्टेट को ऑर्डर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर स्टेट असेंबली आना जाना तालमेल बना है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा गवर्नर को कि सुनो एक काम करो, इस बिल को वापस रिटर्न करो और अपने स्टेट लेजिस्लेचर से बोलो कि वो इस बिल पर रिकंसिडरेशन करे। समझ गए?
तो इस बात को सीधे कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है गवर्नर को कि स्टेट के बिल को रिकंसिडर किया जाए, समझ गए, बोल सकते हैं ना सर, तो उस केस में स्टेट असेंबली बाध्य होती है। उस केस में स्टेट असेंबली, दो लोग बाध्य होंगे। पहले तो उस केस में स्टेट असेंबली बाध्य होती है, किस चीज के लिए बाध्य होती है? कि उस बिल को रिकंसिडर करे 6 महीने के अंदर। देखो यहां भी 6 महीने आया, इसलिए आपसे हम बोले थे कि वो 6 हफ्ते वाली बात ध्यान रखिएगा। कहां 6 हफ्ते बोले थे? ठीक है, कि प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस जारी करता है तो पार्लियामेंट जैसे ही सेशन में आएगी वापस से, पार्लियामेंट को 6 हफ्ते के अंदर या तो उसको हटाना पड़ेगा ऑर्डिनेंस को, कि ये लॉ का काम खत्म, हटा दिया जाए, या फिर उसको परमानेंट लॉ बनाना पड़ेगा 6 हफ्ते के अंदर ऑर्डिनेंस वाला। तो यहां पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट अगर स्टेट के बिल को रिटर्न कर दिया तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर का ये जिम्मेदारी है कि 6 महीने के अंदर उस बिल के पास कोई, उस बिल पर कोई एक्शन ले। या तो पार्लियामेंट खुद ही इस बिल को पास ना करे, रद्द कर दे, या तो बिल में थोड़ा तालमेल हटा करके, मतलब जो भी चीजें खराब है उसको हटा उठा करके फिर से भेजे प्रेसिडेंट के पास। समझे? प्रेसिडेंट किस बिल को साइन करने के लिए बाध्य होता है? और लेकिन अगर मान लो, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, हम सवाल को और थोड़ा सा पॉलिश करके पूछना चाहिए था। प्रेसिडेंट किस रिटर्न किए हुए बिल को पास करने के लिए बाध्य होता है? जो पार्लियामेंट से आई होती है। दो बिल हो गए ना रिटर्न वाले, एक पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर। तो अगर पार्लियामेंट से बिल रिटर्न होकर के आ रही है तो प्रेसिडेंट बाध्य है। लेकिन अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर से रिटर्न होकर के आई प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, दोबारा कर सकता है। जैसे प्रेसिडेंट का स्टेट की बिल गई, प्रेसिडेंट की गड़बड़ी है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर को ऑर्डर देगा, बोलेगा कि स्टेट को बोलो दोबारा से इस पे चर्चा करें। बिल दोबारा चर्चा हुआ, और बिल दोबारा चर्चा हो सकता है कि प्रेसिडेंट की बात मानी जाए ना मानी जाए, बिल चर्चा, फिर चर्चा होने के बाद दोबारा से बिल किसके पास जाएगी? तो अगर वो पार्लियामेंट की बिल थी तब तो प्रेसिडेंट बंधा हुआ है साइन करने के लिए, लेकिन अगर वो स्टेट की बिल है तो प्रेसिडेंट बंधा हुआ नहीं है। प्रेसिडेंट दोबारा से आई हुई बिल को भी तुरंत एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके रिजेक्ट कर सकता है, बोलेगा नहीं गलत बिल। अब ऐसा क्यों है इस बात को समझ लीजिए एक बार एग्जाम्पल से, क्या पता कुछ बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आ जाए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और, या छोड़ो बिहार और एमपी ले लो, कौन कौन सी नदी? सोन नदी का नाम सुने हो? सोन नदी कहां से निकलती है? दामोदर सुने हो? दामोदर नदी गंगा नदी मिलती है? दामोदर गंगा मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ाए अभी, ठीक है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, इसीलिए है ना साउथ इंडिया कह के, छोड़ो हटाओ। जैसे मान लो कि गंगा नदी ही ले लो, डायरेक्ट गंगा जी ले लो, ठीक। गंगा जी उत्तर प्रदेश से कहां जाती है? अरे बिहार जाती है भाई। यूपी से कहां? सारनाथ चल जाएगी? यूपी से कहां जाती है? इतना बड़ा सा मैप लगा हुआ है, गंगा नदी सब दिखता रहता है यहां से। गंगा नदी यूपी से कहां जाती है? अब मान लीजिए कि यूपी वाले बोले कि हम गंगा नदी पे डैम बनाएंगे, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कभी, मतलब डैम तो है। यूपी वाले बोले कि हम गंगा नदी का पानी रोकेंगे, है वैसे तो गंगा नदी का पानी रोकना बस में नहीं है, मान लो बोल दिए गंगा नदी का पानी रोकेंगे, बिहार में बहुत सारा पानी चला जा रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है स्टेट लेजिस्लेचर वो बिल पास कर दिया। बिल कहां जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर डर जाएगा, उसको लगेगा अरे यार ये तो नेशनल लेवल का मैटर हो गया, क्योंकि अगर हम साइन कर देते हैं तो सब बांध बना देंगे और बिहार वाले भड़क जाएंगे, सम्राट चौधरी गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि गवर्नर बोलेगा ऐसा है कि दूर रहो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है। वो बोलेगा जब मेरे पास ऑप्शन है रिजर्व करने का तो मैं क्यों रिजेक्ट करूं, एसेंट करूं, रिटर्न करूं। वो फोन करेगा इसको द्रौपदी मुर्मू को, उनसे बोलेगा क्या कि मैडम ऐसा है कि ऐसा ऐसा है, आप आइए देख लीजिए। तो या फिर गवर्नर लेकर उस बिल को जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के, अरे प्रेसिडेंट ऑफिस। द्रौपदी मुर्मू ने मैटर सही में जाता है तो द्रौपदी मुर्मू ने ये काम करिए कि उत्तर प्रदेश वालों को इस बारे में सोचना चाहिए ना। तो यूपी के जो विधानसभा लोग बैठे हुए हैं, तो मुर्मू जी बोलेंगे क्या कि हम डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक बार विधानसभा भेज दीजिए, यूपी के विधानसभा में इस बिल को भेजिए और ये समझा दीजिए जाकर के कि अगर वो बांध बना के पानी रोक लेंगे तो क्या पता बिहार के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ जाए। देखो बिहार में जैसे आप देखेंगे ना, बिहार एक सदर्न बिहार एक नॉर्दर्न बिहार है ना।
यूपी में नॉर्थ और साउथ यूपी जो है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, वो दोनों हिस्से लगभग लगभग सेम टाइप के हैं। लेकिन बिहार का जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर गंगा नदी के नॉर्थ और गंगा नदी के साउथ की बात करेंगे तो गंगा नदी के नॉर्थ का बिहार इतना हरा भरा है कि वहां बाढ़ ही आती है हर साल, लेकिन गंगा नदी के साउथ में हर साल सूखा पड़ता है, बस इस साल बाढ़ आई थी। समझ गए? ठीक है। निरंजना नदी आपको है ना, फल्गु रिवर निरंजना नदी, जो नदी बौद्ध गया तक जाती है, उस नदी में इस साल बाढ़ आ गई थी, जिसमें बाढ़ कभी नहीं आती, लगभग असंभव है बाढ़ उसमें इस साल आ गई थी। वो साउथ बिहार में, क्योंकि गया साउथ बिहार में। साउथ बिहार समझते हो ना जी? साउथ बिहार मतलब क्या? ईस्ट वाला बिहार, नीचे वाला बिहार। हाँ ठीक है। तो गंगा नदी बिहार को लगभग दो भाग बांटती है। हाँ, तो ऊपर का बिहार बहुत हरा भरा है, आपको बिहार में ऊपर हिमालय वाले मिल जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन नीचे का बिहार में सूखा पड़ जाता है कई बार, एकदम खतरनाक सूखा पड़ जाता है कई बार। नीचे नीचे बिहार में सूखा पड़ जाता है। ऊपर तो बहुत सारी नदी है ना, नेपाल से बहुत सारी नदी आती है ना बिहार में, माउंटेन से कनेक्टेड है, और नेपाल से बहुत सारी नदी आती है बिहार में। ठीक, तो बिहार में सूखा पड़ जाएगा। अगर मान लो द्रौपदी मुर्मू को ऐसा लगा कि यूपी वाले संभालेंगे, तो यूपी के विधानसभा में गवर्नर को ऑर्डर कर दी कि काम करिए, बिल को कहां ले जाइए? विधानसभा में, और उनसे बोले रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर यूपी के विधानसभा के लोग जिद्दी निकले, बोले नहीं हम डैम बनाएंगे, फिर से वोटिंग करवाए विधानसभा में, सब साइन कर दे, हाँ डैम बनेगा 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 बनेगा। ये फिर सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। अब वो बिल फिर से किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास से होते हुए प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बोलेगी बस बहुत हुआ, प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए? तो प्रेसिडेंट के पास रिजेक्ट करने का एक वैलिड रीजन है ना वहां पर। नेशन की इंटीग्रिटी, प्रेसिडेंट तो सबकी है, बिहार की भी है, यूपी की भी है, तो नेशन की इंटीग्रिटी, यूनिटी खराब नहीं होनी चाहिए और फायदा सबको मिलना चाहिए। गंगा नदी में पानी कमी है क्या? इतनी पानी आ रही है, आप भी नहर निकालिए, उनको भी निकालने दीजिए। ठीक, तो दूसरी बात क्या है कि प्रेसिडेंट स्टेट में रिकंसिडर किए हुए बिल को रिजेक्ट कर सकता है। समझ गए? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एक बिल है, वो बिल कहां का? स्टेट का है। ये पहले किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। इसके बाद गवर्नर क्या यूज करेगा इस पे? रिजर्व पावर। तो हम यहां लिखते हैं कि गवर्नर इस पे क्या यूज किया? रिजर्व नाम का कैटलिस्ट, है ना। और ये बिल किसके पास पहुंच जाएगा? प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। ठीक, अब प्रेसिडेंट इस बिल को गवर्नर के माध्यम से फिर किसके पास भेज दिया? स्टेट के पास। कौन से पावर का इस्तेमाल करते हुए? रिकंसिडर, या फिर रिटर्न, इधर रिटर्न, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, इधर तीर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नीचे तक आ रहा है क्या? मेरी उंगली दिखाई दे रही है यहां पर? बस अरे तब तो एकदम पूरा लूट लिया जाएगा दुनिया। तो अगर रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन हो गया, तो उस केस में अगर मान लो फिर बिल अगेन पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, बिल को अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फिर से पास कर दिया गया, तो भी जो प्रेसिडेंट है वो दो काम कर सकता है, या तो एसेंट कर देगा या तो रिजेक्ट कर देगा। समझ गए? और जब बिल वापस से आया था स्टेट के पास रिकंसिडर के लिए, तो रिकंसिडर करने के लिए स्टेट को कितना समय? 6 महीने। समझ गए? ठीक है, तो इस बात को बस एक लाइन यहां लिख दे, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन 6 months। ध्यान रखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है जी, इतना नोट करिए आराम से, करिए करिए, हेडिंग लगाइए।
वीटो, VETO, वीटो। आपको हम समझाते हैं कि वीटो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो का जिक्र क्यों किया गया है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो का जिक्र क्यों किया गया है, आपको बताते हैं। वीटो का मतलब आपको बताएं कि इसका मतलब होता है आई फॉरवर्ड, ठीक, मैं मना करता हूं। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक, किसी चीज पर रोक लगाना, ठीक है। तो वीटो का पहली बात तो ये मतलब हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि वीटो क्या होता है, इंडियन पॉलिटी में अगर आपसे कोई सिर्फ इतना पूछ दे कि व्हाट इज वीटो, क्या पता सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म वीटो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वीटो का मतलब बताता है। तो पहले तुमको पता होना चाहिए वीटो का मतलब क्या होता है। अब तुम ये थोड़े बहुत ढूंढोगे उसमें कि सस्पेंसिव पॉकेट कहां लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट कहां लिखा हुआ है। वो तो वीटो के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वीटो। वीटो क्या होता है, आई फॉरबिड, कोई चीज मना करना, और आप किसी चीज को अगर मना कर सकते हैं तो ये आपकी शक्ति, आपका पावर है। समझ गए, ठीक है। तो ये पावर दिया गया है हमारे यहां गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। गवर्नर को स्पेसिफिकली उसके स्टेट के लिए और प्रेसिडेंट को उसके स्टेट के लिए। ये इंडिया इज द स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट, सही बात है क्या। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है। तुमको पता है एक सवाल हम कल दे रहे थे, तो एक सवाल सीएचएसएल में आया था कि हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट ये सवाल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। नॉमिनल हेड कौन है, सही बात है ना। एक्चुअल हेड कौन है गवर्नमेंट, एक्चुअल हेड कौन है, पक्का ना। नॉमिनल हेड कौन, एक्चुअल हेड कौन है, ठीक है चलिए। फॉर्मल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। फॉर्मल भी कहने मात्र के लिए, ठीक है, औपचारिक तौर पर, ठीक। मतलब जो भी हल्के हल्के वाले हेड्स हैं, चलिए। तो आई फॉरबिड। अब समझो वीटो का मतलब क्या होता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ध्यान से इसको पढ़ते रहिए और समझिए। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर लेजिस्लेचर, दिस इज वीटो। क्या तुमको नहीं लग रहा कि हाँ सही बात है। कैसे लग रहा है तो देखो। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगाना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, रोक लगाना। एग्जीक्यूटिव कौन, भारत में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है भाई, प्रेसिडेंट है, ठीक। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। गवर्नर या प्रेसिडेंट का रोक रुकावट, ये सारी चीजें ओवर किसके ऊपर है, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर कौन है, एक तो पार्लियामेंट बोलने क्या, हम लोग के केस में मतलब अभी इस टॉपिक के अंदर में एक पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 हाउसेस है। तो इनके द्वारा किए गए कोई भी काम, या फिर इसको और ज्यादा सही अगर लिखना चाहते हैं और डिटेल लिखना चाहते हो, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन द लॉ पास्ड या फिर मेड बाय लेजिस्लेचर। जो कानून बनाया जाता है किसके द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है बेसिकली, कानून बनाना, लॉ मेकिंग। तो अगर तुम लेजिस्लेचर के ऊपर रोक लगा रहे हो तो इसका मतलब कि तुम कानून बनाने में बाधा डाल रहे हो, रोक लगा रहे हो। तो सिंपल सी बात यहां से भी क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज वीटो का मतलब ये है, समझ गए, ठीक है। अब भारत में राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर हैं, 3, ठीक। तो प्रेसिडेंट लिखते हैं, ठीक, या फिर प्रेसिडेंट क्यों लिखे, गवर्नर के पास नहीं होता क्या, तो हम सीधे वीटो लिख करके इसको डिफाइन कर देते हैं। आप सीधे लिखेंगे वीटो, तो यहां लिखिए वीटो।
और इसको कितने पार्ट में तोड़ दें हम? 3 पार्ट में। हो गया? ठीक है। तो पहला वीटो जो आएगा, आप इसको कैसे भी याद करें, याद करने के लिए पीएसए लिखेगा, ठीक है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और तो पहले ए से लिखते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, फिर सस्पेंसिव वीटो, और फिर पॉकेट वीटो। ठीक, यहां पर एक और लिख देते हैं, क्वालिफाइड वीटो। और क्वालिफाइड वीटो आपके पास नहीं है। आपके पास मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। किसके पास है? तो यहां साइड में लिख दे रहा ना, यूएसए प्रेसिडेंट के पास ये होता है। ठीक है। अब एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है? सीधे मना कर देना। ठीक है। जब पेपर में सवाल आता है और जब आप सवाल नहीं कर पाते हैं, फिर आप घर आते हैं, फिर घर आने के बाद आप ऐसा ही कुछ चेहरा बनाएंगे, अपने आप को देख के शीशे में, नहीं कर पाएंगे, इस बार भी लग रहा है 1 साल घबरा जाएगा। अभी रियलाइज नहीं होगा, आपको होगा 2026 में ही आपको रियलाइजेशन होगा आपका जीवन जो है वो किस नाव पे बैठ के रेत के ऊपर चल रहा है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब सीधे रिजेक्ट, ऐसे छोटा बड़ा लिखवा दे, पैराग्राफ लिखवा दे, ठीक है, ठीक है, नहीं है। सस्पेंसिव का मतलब होता है रिटर्न, किस चीज के लिए? पॉकेट का मतलब क्या होता है? गधा। पॉकेट का मतलब होता है कि नो रिस्पॉन्स, समझ गए? प्रेसिडेंट उस बिल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, नो एक्शन टेकन। ठीक, नो एक्शन। तो हम लिख दे रहे हैं, नो रिस्पॉन्स लिख दे रहे हैं। ठीक, कितने समय के लिए? अनलिमिटेड। बस यही होगा पेपर में। पेपर है ना, रेलवे पेपर है ना, ऐसी भी करेगा। कितने लोग फॉर्म भरे सिलेक्शन बेस का? रेलवे का है ना, रेलवे का है ना, हाँ ठीक। अच्छी बात क्या पता है, तो उसमें आता ही नहीं, आ ही नहीं रहा करंट अफेयर। चलिए, नो रिस्पॉन्स का मतलब फॉर अनलिमिटेड टाइम। ठीक है जी, समझ गए? भारत के प्रेसिडेंट के पास कितने वीटो? यूएसए के प्रेसिडेंट के पास 4। किस लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का समय दिया जाता है? क्यों? रिकंसिडर कर लीजिए। और ये कौन बोलता है? प्रेसिडेंट बोलता है। समझ गए? ठीक है। और पार्लियामेंट के पास उस पर कोई वो नहीं है, वो खुद ही रिजेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिजेक्ट कर दिया, दोबारा से रिजेक्ट करके भेज दिया, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ बात करें, समझ गए? यूएसए में अगर प्रेसिडेंट किसी भी बिल को पॉकेट में डाल लेता है, सुनो ध्यान से, तुम बीपीएससी वगैरह का पेपर अगर दोगे तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यूएसए का प्रेसिडेंट अगर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है तो कितने समय तक पॉकेट में रख सकता है? 10 दिन तक रख सकता है। लेकिन भारत का प्रेसिडेंट कोई मतलब नहीं उसका, हाँ? कोई पूछेगा ही नहीं कि पॉकेट कहाँ रखेगा, हाँ भुला भुला गया। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। क्लास आज की खत्म।